हेडिंग डालिए कोआगुलेशन ऑफ ब्लड या ब्लड कोआगुलेशन। पहले जरा चीजों को देख लीजिए, फिर एनसीईआरटी से पढ़ेंगे। चलिए हेडिंग डालिए ब्लड क्लॉटिंग या कोआगुलेशन ऑफ, क्या कहोगे, ब्लड। अभी लिखना नहीं, केवल देखना। देखो एनसीईआरटी में जैसे लिखा वैसे सुनो। ऐसे लिखा हुआ है कि यदि हम लोगों को चोट लग जाए या हम लोगों की उंगली कट जाए तो चोट लगने के बाद क्या शुरू हो जाती है? ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। लेकिन क्या लगातार खून बहता है? ऐसा नहीं है। नॉट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस तो नहीं होता है। क्यों? कुछ समय बाद ब्लीडिंग क्या हो जाती है? स्टॉप हो जाती है। क्यों स्टॉप हो जाती है, ये सवाल है। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि जैसे ही कट या इंजरी होती है वैसे हम लोगों का जो ब्लड है वो एक फिनोमेना शुरू करता है जिसका नाम ब्लड क्लॉटिंग होता है और जिसका पर्पज एक ही है। जिसका पर्पज है कि स्टॉप करो किसको? ब्लीडिंग को। तो ब्लीडिंग स्टॉप करने की जो मैकेनिज्म है उसी का नाम क्या है? ब्लड क्लॉटिंग, और चाहे क्या कहो कोआगुलेशन ऑफ ब्लड। अब होता क्या है वो समझिए। तो जैसे मान लेते हैं कि ये ब्लड वेसल है और यहाँ चोट लग गई है और यहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, तो कैसे ब्लड बंद हो जाता है? खून बहना बंद कैसे होता है वो समझिए। तो होता क्या है, जल्दी ही यहाँ एक नेटवर्क बनता है इस टाइप का, और इसी नेटवर्क के अंदर से जब ब्लड फ्लो करेगा तो जो आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट है वो क्या हो जाएंगे? यहीं फंस जाएंगे और प्लग जैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, और जैसे बन जाएगा उसी का नाम ब्लड क्लॉट होगा। तो ये स्ट्रक्चर जो बना है इसका नाम ब्लड क्लॉट है, या इसी को कोआगुलम कहते हैं। पहला सवाल है कि ये बना किसका होता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मेड अप ऑफ, बताओ किसका बना होता है? तो एनसीईआरटी में जो लिखा वो याद रखेंगे। एनसीईआरटी में लिखा है नेटवर्क ऑफ थ्रेड, धागों के नेटवर्क का बना होता है। और ये जो धागे हैं ये किसके बने होते हैं? तो आंसर दोगे कि ये फिब्रिन के बने होते हैं। इसके साथ नेटवर्क ऑफ थ्रेड के साथ क्या ट्रैप होता है? तो एनसीईआरटी में जो लिखा वही याद रखोगे, डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट, स्पेशली कौन सी? आरबीसी। इसी नाते बताओ ब्लड क्लॉट किस कलर का होता है? तो खून जमने के बाद जो लोथड़ा बनता है उसको स्कम कहते हैं। तो एनसीईआरटी में लिखा है कि रेडिश ब्राउन स्कम बनता है। कहां? एट साइट ऑफ इंजरी। वापस आ जाओ। हुआ क्या था कि यहां से ब्लड का लॉस हो रहा था, तो इसी जगह क्या बन गया? एक नेटवर्क बन गया। ये नेटवर्क बना और नेटवर्क में ही क्या फंस गई? आरबीसी डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट, और बन गया क्या? ब्लड क्लॉट या कोआगुलम, जो कि बना है किसका? नेटवर्क ऑफ थ्रेड। थ्रेड किसके बने हैं? फिब्रिन। इसमें क्या फंसा है? डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट इसमें
फंसे हैं। इस पूरी प्रोसेस को कहते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो अगर हम ब्लड क्लॉटिंग की बात करें तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हमको क्या चाहिए? तो ब्लड क्लॉटिंग तभी होगी जब क्या इन्वॉल्व होंगे? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर। कहाँ पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? तो प्लाज्मा में होते हैं। अच्छा, किस फॉर्म में होते हैं? तो प्लाज्मा में होते हैं लेकिन इनएक्टिव होते हैं। और जब ये इनएक्टिव से क्या हो जाए, एक्टिव हो जाएंगे, तभी क्या हो जाएगी? ब्लड की क्लॉटिंग हो जाएगी। तो दो क्वेश्चन हैं, कुल कितने फैक्टर पाए जाते हैं? तो कुल पाए जाते हैं 13 फैक्टर। 13 फैक्टर के नाम हमें याद हैं, तुमको याद नहीं करने हैं। तुम कम से कम 4 फैक्टर के नाम याद रखोगे। कौन कौन से? तो हम 4 नाम लिखे दे रहे हैं। पहला फैक्टर, दूसरा फैक्टर, तीसरा फैक्टर और चौथा। कोई बताएगा पहले फैक्टर का नाम? तो इसका नाम है फाइब्रिनोजेन, दूसरा प्रोथ्रॉम्बिन, तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन और चौथा कैल्शियम आयन। हमने आपको जो बुकलेट दी है उसमें 13 के नाम लिखे हुए हैं। 13 एक बार पढ़ लीजिएगा, याद नहीं रखना है। क्वेश्चन यहाँ ये पूछा जाता है कि कुल कितने फैक्टर हैं? तो कुल 13 फैक्टर हैं। 13 में से कितने फैक्टर हैं? 13 में से कितने फैक्टर हैं जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं? 13 में से कितने फैक्टर हैं जो हमारे ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं? आप आंसर दोगे 12 फैक्टर पाए जाते हैं, एक फैक्टर नहीं पाया जाता है। इसको एग्जामिनर ने यूज कैसे किया? एग्जामिनर कह रहा है कि हमारे ब्लड में क्या मिला दिया जाए कि हमारा ब्लड क्लॉट कर जाए। तो वो जो एक फैक्टर कम है बस वही मिला दो, बस उसके बाद क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो कौन सा फैक्टर नहीं पाया जाता है? तो यही तीसरा फैक्टर जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये हम लोगों में नहीं पाया जाता है। तो दो स्पेशल सवाल, फैक्टर थर्ड कहो या क्या कहो? थ्रोम्बोप्लास्टिन एब्सेंट इन प्लाज्मा। तो जब एब्सेंट है तो फिर आएगा कहां से? तो ये प्रोड्यूस किया जाता है या रिलीज किया जाता है? रिलीज बाई कहां से? प्लेटलेट या कहां से? टिश्यू। जैसे ही प्लेटलेट या टिश्यू इसको रिलीज करेंगे वैसे क्लॉटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो एनसीईआरटी जो लिखा उसमें एक लाइन लिखी है, जब देखो होता क्या है। जैसे हमको चोट लगती है, चोट लगते ही दो चीजें होती हैं, प्लेटलेट डैमेज हो जाती हैं और टिश्यू भी डैमेज हो जाता है। प्लेटलेट के डैमेज से रिलीज होता है थ्रोम्बोप्लास्टिन, और इसके भी डैमेज से रिलीज होता है क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब जैसे ही ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहाँ आए? ब्लड प्लाज्मा में आए, वैसे इनिशिएट हो जाएगी क्या? इनिशिएट ब्लड क्लॉटिंग। ये इंपॉर्टेंट सवाल है। क्वेश्चन पूछेगा ऐसी कौन सी घटना है जो ब्लड क्लॉटिंग शुरू करा देगी? तो ब्लड क्लॉटिंग की शुरुआत करने के लिए दो चीजें चाहिए। एनसीईआरटी में नाम नहीं लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है फैक्टर। एनसीईआरटी में लिखा है फैक्टर रिलीज फ्रॉम, कहां से? या तो डैमेज प्लेटलेट से, या तो कहां से? डैमेज टिश्यू। डैमेज प्लेटलेट से या डैमेज टिश्यू से जब फैक्टर रिलीज होते हैं
वैसे ही ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो कौन सा फैक्टर नहीं था, तीसरा फैक्टर नहीं था। कुल होते कितने हैं, 13 फैक्टर होते हैं। अच्छा एक और क्वेश्चन है, जब क्लॉटिंग होगी तो फैक्टर एक्टिवेट होंगे ना कि नहीं होंगे? आराम से सोच के बताइएगा कौन सा फैक्टर है जो सबसे पहले एक्टिवेट होगा। थ्रोम्बोप्लास्टिन नहीं है, ये तो आता है, इसके आते ही सब एक्टिवेट होने लगते हैं। तो ध्यान सुनिएगा, कौन सा फैक्टर है जो सबसे पहले एक्टिवेट होता है? तो आंसर देंगे फैक्टर नंबर 12। सबसे पहले कौन एक्टिवेट होता है? 12वां फैक्टर एक्टिवेट होता है। उसके बाद फिर क्या होती है? फिर चेन लाइक रिएक्शन होती है। चेन लाइक रिएक्शन होती है, और इस चेन लाइक रिएक्शन का नाम पहले से ही आपको पता है, क्या? कैस्केड प्रोसेस। फिर से सुन लेते हैं, फिर तब लिखिएगा। जब कभी हम लोगों को चोट लगती है तो ब्लीडिंग होती है, लेकिन हमेशा नहीं होती, जल्दी ही बंद हो जाती है। क्यों? चोट के रेस्पॉन्स में जो ब्लड है वो क्या करता है? क्लॉटिंग करता है। पर्पज एक ही है, स्टॉप ब्लीडिंग। करता क्या है? जिस पर्टिकुलर जगह इंजरी होती, जहां से ब्लड का लॉस हो रहा होता है, वहां बन जाता है नेटवर्क ऑफ थ्रेड। किसका? फिब्रिन का। और उसी में फंस जाती हैं क्या? डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट। तो ये प्लग बन जाएगा। ये जो प्लग बना है इसी का नाम ब्लड क्लॉट या कोआगुलम है। ये रेडिश ब्राउन स्कम होगा एट द साइट ऑफ इंजरी। इसका रिजल्ट होगा कि जो ब्लड का लॉस है वो बंद हो जाएगा। ठीक। लेकिन जब कभी ब्लड क्लॉटिंग की हम बात करते हैं तो हमको क्या चाहिए? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए, जो कि कहाँ प्रेजेंट होते हैं? प्लाज्मा में। और कैसे प्रेजेंट होते हैं? इनएक्टिव प्रेजेंट होते हैं। जब ये एक्टिव होंगे तो ब्लड क्लॉटिंग होगी। दूसरा सवाल, कितने फैक्टर होते हैं? 13। 13 में से 13 नाम न रटें, कम से कम कितने नाम? 4 नाम। पहला कौन सा? फाइब्रिनोजेन। दूसरा प्रोथ्राम्बिन। तीसरा थ्रोम्बोप्लास्टिन। और चौथा कैल्शियम। ठीक। तो क्वेश्चन हो जाता है कौन सा मिनरल है जो क्लॉटिंग के लिए जरूरी है? तो आंसर क्या देंगे? कैल्शियम। 3 क्वेश्चन और, रियल में कौन सा नहीं पाया जाता है? तो कहेंगे थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो अगर ये ब्लड में ऐड कर दिया जाए, इफ एडेड इन ब्लड, तो क्या शुरू हो जाएगी? स्टार्ट हो जाएगी क्या? क्लॉटिंग। ये आया हुआ सवाल है। होता नहीं तो आएगा कहां से? तो फिर 2 जगह से आएगा, या तो प्लेटलेट से या तो टिश्यू से। जैसे चोट लगेगी तो देखो, चोट लगने में होता क्या? ये हमारी एरिया है, चोट लग गई तो सरफेस रफ हो जाती है। जिस जगह से ब्लड लॉस हो रहा होता है उस जगह की ब्लड वेसल की सरफेस रफ हो जाती है, और रफ सरफेस से प्लेटलेट टकरा के टूट जाती है। जैसे प्लेटलेट टूटेंगे, टिश्यू टूटेगा, वैसे क्या निकलेंगे? फैक्टर। एनसीईआरटी में लिखा है रिलीज सर्टेन फैक्टर दैट इनिशिएट क्लॉटिंग। नाम नहीं लिखा, लेकिन फैक्टर कौन से हैं? यही थ्रोम्बोप्लास्टिन है। निकलेंगे और शुरू कर देंगे क्या? ब्लड क्लॉटिंग। उस ब्लड क्लॉटिंग की प्रोसेस में सबसे पहला फैक्टर कौन एक्टिवेट होगा? 12 नंबर। फिर क्या शुरू हो जाएगी? चेन लाइक रिएक्शन। और उस चेन लाइक रिएक्शन को कहते क्या है? कैस्केड प्रोसेस। अब हमको ये समझना है कि वो चेन लाइक रिएक्शन है कैसी। अभी लिखना नहीं, केवल देखते जाओ। तो होता क्या है, जैसे ही चोट लगती है, इंजरी हुई, तो 2 चीजें होती हैं। एक तो टिश्यू डैमेज हो जाता है, और एक प्लेटलेट डैमेज हो जाती है। दोनों जगह से टिश्यू जो टूटता है और जो प्लेटलेट टूटती है, दोनों जगह से फैक्टर निकलते हैं। यहां से जो निकलेगा उसका नाम होगा टिश्यू थ्रोम्बो प्लास्टिन।
और यहां से जो निकलेगा उसका नाम होगा प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। देखिए क्या, हाँ यहाँ एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक पाथवे होते हैं, हम आपको बता नहीं रहे जानबूझ के कि बहुत हो जाएगा, ठीक है। इस पाथवे को एक्सट्रिंसिक कहते हैं, उस पाथवे को इंट्रिंसिक, कोई मतलब नहीं, कभी आया नहीं है। ध्यान से देखिएगा, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है और ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, इन दोनों का एक ही लक्ष्य है, क्या, एक नया एंजाइम कॉम्प्लेक्स बनवाना। उस नए एंजाइम कॉम्प्लेक्स का नाम है थ्रोम्बोकाइनेज। अब सवाल ये है कि ये बनेगा कैसे। तो ये वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन कुछ लोगों की मदद लेता है, ये वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन कुछ लोगों की मदद, देखो किसकी किसकी मदद लेता है, तो ये कैल्शियम की मदद लेता है, 5वें फैक्टर की, 7वें फैक्टर की और 10वें फैक्टर की। इतने लोगों की मदद लेगा तो क्या बना देगा, थ्रोम्बोकाइनेज बना देगा। ऐसे इधर आ जाओ, ये भी कुछ लोगों की मदद ही लेता है, किसकी किसकी, तो कैल्शियम की, इसके अलावा 8वें की, 9वें की, 10वें की, 11वें की, 11वें की और 12वें। ध्यान से देखो, इतने लोगों की और मदद लेगा ये। तो ये किसकी किसकी मदद ले रहे हैं, कैल्शियम 5वें 7वें और 10वें की, और ये किसकी, 8वें की, 9वें की, 10वें की, 11वें की और 12वें की। ये सारे फैक्टर इसका मदद करते हैं, ये सारे फैक्टर इसकी मदद करते हैं, और अंततः क्या बन जाता है, थ्रोम्बोकाइनेज, जो कि क्या है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। अब देखो रिएक्शन, हम लोगों के प्लाज्मा में पाया जाता है प्रोथ्रोम्बिन, जो कि कैसा होता है, इनएक्टिव होता है। इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, थ्रोम्बिन, जो कि क्या होता है, एक्टिव। इसी के लिए हमको क्या चाहिए, एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज, और एक चीज हमको चाहिए, क्या, कैल्शियम। ये जो थ्रोम्बिन है, अब ये काम करेगा, ये फाइब्रिनोजेन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन। फाइब्रिनोजेन भी क्या है, इनएक्टिव है, इसका मतलब फिब्रिन क्या होगा, एक्टिव। इधर देखो, ये फिब्रिन का एक धागा है, ऐसे ही फिब्रिन के बहुत सारे धागे बनेंगे, तो सब आपस में जुड़ जाएंगे क्रिस क्रॉस, और क्या बन जाएगा, नेटवर्क बन जाएगा। तो जल्दी ही हमको क्या मिलेगा, फिब्रिन का नेटवर्क मिलेगा, और फिब्रिन के नेटवर्क में क्या फंस जाएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, या डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट। तो जल्दी ही हमको क्या मिलेगा, तो जल्दी ही हमको देखने को मिल जाएगा क्या, ब्लड क्लॉट। अब इधर आ जाओ, मान लेते हैं कि ये ब्लड वेसल है, ये इंजरी वाला एरिया है, यहाँ नेटवर्क बन गया है इस टाइप का, और इसमें क्या फंस गई हैं, इसमें फंस गई हैं डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट फंस गए हैं। तो क्या बन जाएगा, ब्लड क्लॉट बन जाएगा। थोड़ी देर बाद देखो क्या होगा, फैक्टर नंबर 13, फैक्टर नंबर 13 काम करेगा, फैक्टर 13 काम करेगा। तो देखो होगा क्या, ये जो ब्लड क्लॉट है ये थोड़ा श्रिंक करेगा, जैसे ही ये श्रिंक करेगा वैसे यहां से निकलेगा येलो फ्लूइड। क्या निकलेगा, येलो फ्लूइड। और इस येलो फ्लूइड का नाम सभी लोगों को पता है, क्या है, सीरम। सीरम क्या होता है,
तो सीरम है प्लाज्मा विदाउट क्या, क्लॉटिंग फैक्टर। फिर से सुन लेते हैं तब लिखिएगा। अगर चोट लगी तो टिश्यू भी डैमेज होगा और प्लेटलेट भी डैमेज होगा। डैमेज टिश्यू से निकलेगा टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन और यहाँ से निकलेगा प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन। दोनों का एक ही लक्ष्य है, क्या, अंततः बनाओ एंजाइम कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज। बनाएंगे कैसे, तो ये वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन इनकी मदद लेगा और ये वाला थ्रोम्बोप्लास्टिन इनकी मदद लेगा और क्या बन जाएगा, थ्रोम्बोकाइनेज। जैसे ही बनेगा हमारे प्लाज्मा में पाया जाता है इनएक्टिव प्रोथ्राम्बिन, कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एक्टिव थ्राम्बिन। किसकी मदद से, कैल्शियम की मदद से। और एक्टिव थ्राम्बिन फिब्रिनोजेन को किसमें कन्वर्ट कर देगा, फिब्रिन। यहां पर भी लग जाएगा क्या, वही कैल्शियम लगेगा। फिर देखो क्या होगा, फिब्रिन का एक धागा है, ऐसे बहुत सारे धागे बनेंगे, सब क्रिस क्रॉस जुड़ जाएंगे, नेटवर्क बनेगा, डेड एंड डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट ट्रैप होंगी और हमें क्या दिखाई पड़ जाएगा, ब्लड क्लॉट। फिर काम करेगा फैक्टर नंबर 13, थोड़ा सा क्लॉट श्रिंक करेगा, क्या निकलेगा, येलो कलर का फ्लूइड, नाम क्या होगा, सीरम। है क्या, प्लाज्मा विदाउट क्लॉटिंग फैक्टर। क्लियर है, तो ऐसा करो, लिख डालो। एक राउंड अभी और सुना देंगे आपको, पूरा लिखना है यहां से। तो 3 क्वेश्चन और देख लो, फिर एक साथ एनसीईआरटी देख लेते हैं। पहला सवाल है कि विटामिन के नेसेसरी है फॉर ब्लड क्लॉटिंग, क्यों, क्यों, तो देख लो क्या है। विटामिन के की मदद से सिंथेसिस होती है प्रोथ्राम्बिन की, कहां, लिवर। ये अच्छा क्वेश्चन है, इधर सुनिए। क्वेश्चन पूछेगा ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर बनते कहां हैं, तो ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर लिवर में बनते हैं। बस तीसरे को छोड़ दीजिएगा और चौथे को छोड़ दीजिएगा। चौथा तो कैल्शियम है, वो कहां लिवर बनाएगा, और तीसरा क्या है, थ्रोम्बोप्लास्टिन, वो कहीं और से निकल के आता है। उनको छोड़ दीजिए, उनको छोड़ के सारे फैक्टर कहां बनेंगे, लिवर में ही बनेंगे। ठीक। दूसरा, इनसाइड ब्लड वेसल, हमारी ब्लड वेसल के अंदर ब्लड नॉट क्लॉट, क्यों, तो इसका भी कारण है। तो ड्यू टू हिपैरिन, हिपैरिन केमिकल के नाते ब्लड वेसल के अंदर ब्लड क्लॉट नहीं करता है। ठीक। तीसरा सवाल, एट ब्लड बैंक ब्लड नॉट क्लॉट, तो क्यों, तो ड्यू टू एंटीकोआगुलेंट। कौन सा एंटीकोआगुलेंट मिलाते हैं ब्लड में, क्या मिला देते हैं, हिपैरिन नहीं मिलाते हैं ना। हिपैरिन बहुत महंगा पड़ेगा, मिलता है इंजेक्शन इसका भी है लेकिन महंगा है। क्या मिलाते हैं ब्लड बैंक वाले, तो ब्लड बैंक वाले मिलाते हैं सोडियम ऑक्जिलेट। क्या मिलाते हैं, सोडियम ऑक्जिलेट। अभी लिखो नहीं, लिख लेना, 1 मिनट रुक जाओ जरा। देखो होता क्या है कि हम लोगों के ब्लड में क्या पाया जाएगा, कैल्शियम। ये किससे रिएक्शन कर देगा, सोडियम ऑक्जिलेट, तो बन देखो क्या जाएगा, बन जाएगा कैल्शियम ऑक्जिलेट और प्लस क्या फ्री हो जाएगा, सोडियम। ये बताओ, ये जो सोडियम ऑक्जिलेट है जैसे ही कैल्शियम से रिएक्शन कर लेगा, क्या ब्लड में फ्री कैल्शियम बचेगा,
नहीं बचेगा, और फ्री कैल्शियम के बगैर ब्लड क्लॉटिंग हो नहीं सकती है। तो ये कैल्शियम ही रिमूव कर देता है। क्या रिमूव कर देगा? रिमूव कैल्शियम आयन। अब कैल्शियम आयन अगर रिमूव कर देगा तो क्या ब्लड क्लॉट करेगा? नहीं करेगा। तो ब्लड बैंक में ब्लड क्लॉट नहीं करता क्यों? क्या नाते? एंटीकोआगुलेंट सोडियम ऑक्जिलेट। और इनसाइड ब्लड वेसल क्लॉट नहीं करता किसके नाते? हिपेरिन के नाते। अच्छा, कभी ब्लड टेस्ट कराने गए हो? आपका ब्लड निकालते हैं, छोटी सी टेस्ट ट्यूब में रखते हैं, उसमें भी ब्लड क्लॉट नहीं करता है। क्यों? तो उसमें केमिकल पड़ा होता है, उस केमिकल का नाम है EDTA, इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसीटेट। ये भी क्या है? ये भी क्या है? एंटी कोआगुलेंट। मॉस्क्यूटो जब ब्लड सक करता है तब उसकी प्रोबोसिस में ब्लड क्लॉट नहीं करता है। क्यों? तो एक लाइन ये भी लिख लेंगे हम लोग, मॉस्क्यूटो प्रोबोसिस ब्लड नॉट क्लॉट। क्यों? तो मॉस्क्यूटो के पास एक एंटी कोआगुलेंट होता है, उसका नाम एनाफिलिन है, और ये पाया जाता है उसके सलाइवा में। मॉस्क्यूटो करता क्या है? पहले हमारे ब्लड में अपना सलाइवा डालता है, तब ब्लड सक करता है। तो सलाइवा में क्या पाया जाता है? एंटी कोआगुलेंट। कौन सा? एनाफिलिन। ये 4 लाइनें और लिख लो। When cut your finger या hurt yourself, ये लाइन तो हटा देनी चाहिए। तो और क्या? आपका वुंड डज नॉट कंटिन्यू ब्लीड, यूजुअली ब्लड क्या करता है? स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। कह रहा क्यों? तो कहोगे हाँ, तो यहाँ स्टिक करो। ब्लड क्या करता है? कोआगुलेशन या क्लॉटिंग करता है। किसके रिस्पांस में? इंजरी या ट्रामा के रिस्पांस में। और यही वो मैकेनिज्म है जो प्रिवेंट करेगी क्या? एक्सेस लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम बॉडी। कहना आपने ऑब्जर्व किया होगा, इसको हाईलाइट करो, डार्क रेडिश ब्राउन स्कम एट द साइट ऑफ कट या इंजरी। इसी का नाम क्या है? क्लॉट, या इसी का नाम क्या है? कोआगुलम। ये किसका बना है? तो कहोगे नेटवर्क ऑफ थ्रेड। और थ्रेड कौन से हैं? फिब्रिन। जिसमें क्या फंसेगा? डेड और डैमेज फॉर्म्ड एलिमेंट। फिब्रिन कहां से आएगा? तो कहोगे फिब्रिनोजेन से आएगा, जो कि कहां है? प्लाज्मा। लेकिन ये काम कौन करेगा? थ्राम्बिन। और थ्राम्बिन कहां से आएगा? तो थ्राम्बिन बनेगा कहां से? इनएक्टिव सब्सटेंस, जो कि प्लाज्मा में इसका नाम प्रोथ्राम्बिन है। एक एंजाइम कॉम्प्लेक्स चाहिए जिसका नाम रिक्वायर फॉर एबव रिएक्शन। ये एबव कौन सी है? ये प्रोथ्राम्बिन से थ्राम्बिन है। दिस कॉम्प्लेक्स इज फाउंड बाय सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन। कहते क्या हो? कैस्केड प्रोसेस, जिसमें ढेर सारे फैक्टर इन्वॉल्व होंगे जो प्लाज्मा में थे, लेकिन कैसे थे? इनएक्टिव थे। ये टिक कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ही इंजरी या ट्रामा होगा वैसे प्लेटलेट से रिलीज करेंगे क्या? कुछ न कुछ फैक्टर, नाम नहीं दिया, वो कौन सा है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। और वही क्या करेगा? एक्टिवेट द मैकेनिज्म ऑफ कोआगुलेशन। साथ ही में कुछ सर्टेन फैक्टर निकलेंगे, कहां से? टिश्यू से, एट द साइट ऑफ इंजरी। और वो भी क्या कराएंगे? इनिशिएट द कोआगुलेशन। कैल्शियम आयन का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है किसमें? क्लॉटिंग। तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी प्रोसेस है जो क्लॉटिंग को एक्टिवेट करेगी या क्लॉटिंग को इनिशिएट करेगी? तो आंसर क्या देंगे? आंसर दीजिएगा फैक्टर रिलीज फ्रॉम प्लेटलेट और फैक्टर रिलीज फ्रॉम टिश्यू। चूज करना पड़ेगा तो प्लेटलेट वाला लगाइएगा, क्योंकि मेन फैक्टर कहां से निकलता है? प्लेटलेट से। हेडिंग डालिए लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड।
और इसका एक डायग्राम बनाना है। तो एक डायग्राम बना लीजिए। चलो, हेडिंग है टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब लिखेंगे नहीं, केवल सुनेंगे। देखो है क्या, ये हम लोगों का यहाँ हार्ट रखा है और हार्ट ने पंप किया तो जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में चला गया, सभी टिश्यू को चला गया। तो मान लेते हैं कि ये कोई ब्लड कैपिलरी है और ये कोई टिश्यू है। और ये टिश्यू की क्या है, टिश्यू की सेल है। ये पर्टिकुलर ब्लड इस पर्टिकुलर टिश्यू के पास पहुंचा और कैपिलरी वो जगह है जहां से चीजों का आदान प्रदान होता। क्या होता ये है कि यहां से O2 निकल के कहां चली जाएगी, टिश्यू में चली जाएगी, और टिश्यू से CO2 निकल के कहां चली आएगी, ब्लड में आएगी। या यहां से यहां न्यूट्रिएंट जाएंगे और यहां से यहां वेस्ट आएंगे। ऐसे चलता है, सब कुछ सही था, कोई दिक्कत नहीं थी। तो जब ब्लड कैपिलरी से और टिश्यू के बीच चीजों का आदान प्रदान हो रहा था, O2 यहाँ से यहाँ जा रही थी, न्यूट्रिएंट यहाँ जा रहे थे, CO2 वापस आ रही थी, वेस्ट वापस आ रहे थे, उस दौरान ब्लड में पाए जाने वाला वाटर और ब्लड में पाए जाने वाले वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस लीक कर गए। और लीक करके कहाँ चले गए, लीक करके टिश्यू में चले गए। जाना किसको था, O2 को और न्यूट्रिएंट को, और चले साथ में क्या गए, वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस, और जा करके टिश्यू की सेल के बीच बीच में भर गए। तो जो बीच बीच में यहाँ भर गए हैं उसी का नाम क्या है, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो पलट देते हैं, टिश्यू फ्लूइड या इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहाँ से आया, तो कहोगे ब्लड से लीक हुआ वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है। एक क्वेश्चन, लेकिन जब ये लीक कर रहे थे तो क्या नहीं लीक किए, तो जो यहाँ सेल पाई जाती थी वो यहीं रह गई, और यहाँ जो बड़ी बड़ी प्रोटीन पाई जाती थी वो यहीं रह गई। तो क्या गया और क्या नहीं गया, वाटर गया, वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस गया, और क्या नहीं गया, ना तो फॉर्म्ड एलिमेंट गए और ना ही बड़ी बड़ी प्रोटीन गई। तो कौन सी चीज टिश्यू फ्लूइड में एब्सेंट होगी, तो यही दो तो एब्सेंट होंगे, फॉर्म्ड एलिमेंट मोस्टली एब्सेंट होंगे और लार्जर प्रोटीन टिश्यू फ्लूइड में क्या होंगे, एब्सेंट। चलिए बात खत्म। क्वेश्चन आता है टिश्यू फ्लूइड क्या है, तो कहोगे टिश्यू की सेल के बीच बीच में भरा हुआ फ्लूइड ही क्या है, टिश्यू फ्लूइड है। ये इसी का दूसरा नाम क्या है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड। अब इसका काम देखो क्या है, तो काम आप समझिए। जैसे O2 है तो पहले यहां से आएगी कहां, टिश्यू फ्लूइड में गिरेगी और फिर कहां चली जाएगी, सेल के अंदर। अच्छा CO2 देखो, CO2 निकल के पहले कहां आएगी, CO2 निकल के पहले आएगी टिश्यू फ्लूइड में और फिर कहां आ जाएगी, ब्लड में आएगी। तो अगर ब्लड से कुछ भी टिश्यू सेल को मिलना है तो पहले किसके पास जाएगा, और टिश्यू से अगर कुछ भी ब्लड में आना है तो पहले किसके पास जाएगा। इसी नाते ये काहे के लिए है, तो कहो ये एक्सचेंज करता है किसका, न्यूट्रिएंट का, गैसेज का, किसके बीच, ब्लड और टिश्यू की सेल के बीच। ठीक है। एक और खास बात, चूंकि वाटर और वाटर सॉल्युबल चीजें यहां आई हैं तो वाटर में ही तो मिनरल होंगे, ब्लड में मिनरल कहां होंगे, वाटर में डिजॉल्व होंगे। तो जब डिजॉल्व वाटर यहां आया तो मिनरल नहीं आ जाएंगे। इसी नाते टिश्यू फ्लूइड का जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बिल्कुल सेम होगा किसके, प्लाज्मा। कौन सी चीज है जो टिश्यू और प्लाज्मा में सेम है, तो आंसर क्या देंगे, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन। और बाकी अंतर तो अंतर बहुत सारे हैं भाई, वहाँ RBC WBC प्लेटलेट वगैरह हैं वो यहाँ नहीं है, वहाँ बहुत सारी प्रोटीन है वो यहाँ नहीं पाई जाएंगी। लेकिन एक समस्या खड़ी होने वाली, जरा सोचो, यहाँ रखा है हार्ट, हार्ट ने ऐसे पंप किया और ब्लड चला गया टिश्यू में, टिश्यू में लीक कर गया है वाटर और वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस। अगर ऐसे ही लीक करता रहा तो टिश्यू फ्लूइड का तो वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा और ब्लड का वॉल्यूम घटता चला जाएगा। एक दिन ब्लड कम हो जाएगा और टिश्यू फ्लूइड
ज्यादा हो जाएगा। इसका क्या हाल है? तो इसका केवल एक हल है, क्या? लीक ना होने दो, इसको रोक नहीं सकते हो। तो दूसरा हल देखो क्या है। दूसरा, क्या करते हो यार, दूसरा हल ये है कि अगर ऐसी कोई व्यवस्था बना ली जाए कि इस टिश्यू फ्लूइड को वापस कहां पहुंचा दिया जाए, ब्लड में, तो कोई दिक्कत है? इधर से लीक होता रहे और इधर से ब्लड में पहुंचता रहे। तो एक नया सिस्टम आया जिसका नाम लिम्फेटिक सिस्टम है, जो बना किसका है? लिम्फ वेसल का। ये क्या करेगा? यहीं से टिश्यू फ्लूइड को उठा लेगा, ये टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करेगा और ले जाकर के कहां छोड़ देगा? वेन में। तो देखो इधर से क्या हो रहा है? लीक हो रहा है, और इधर से वापस कहां जा रहा है? ब्लड में। तो कोई समस्या आएगी? नहीं आएगी। तो एक नया सिस्टम कौन है जो टिश्यू फ्लूइड को कलेक्ट करेगा और वापस ब्लड में पहुंचा देगा, वेन पर? तो आंसर क्या देंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। किसका बना है? लिम्फ वेसल का बना है। एक आखिरी सवाल, लिम्फेटिक सिस्टम की लिम्फ वेसल के अंदर क्या भरा होगा? तो अंदर होगा तो यही टिश्यू फ्लूइड ही, बस इसका नाम बदल गया। क्या हो गया है? लिम्फ हो गया। तो लिम्फ क्या है? तो कहोगे ये टिश्यू फ्लूइड ही है, बस किसके अंदर पहुंच गया है? लिम्फ वेसल के अंदर पहुंच गया है। तो लिम्फ वेसल के अंदर के फ्लूइड का नाम लिम्फ है। अब लिम्फ के बारे में विचार करो, बताओ लिम्फ का कलर कैसा होगा? तो भैया यहाँ आरबीसी तो है नहीं, तो जब यहाँ आरबीसी नहीं तो क्या यहाँ होंगी? इसी नाते ये कैसा होगा? कलरलेस, क्योंकि आरबीसी क्या है? एब्सेंट। लेकिन लिम्फेटिक सिस्टम पर पाया जाता है लिम्फ नोड। क्या पाया जाता है? लिम्फ नोड। और वहां तो लिम्फोसाइट होती है ना, इसी नाते चूंकि यहाँ लिम्फोसाइट हैं तो लिम्फ में क्या मिल जाएंगे? लिम्फोसाइट मिल जाएंगे। और लिम्फोसाइट का तो एक ही काम है, क्या करना? इम्यून रिस्पांस देना। और चलते देखो भाई, यहाँ O2 आ गई है तो यहाँ भी तो O2 होगी, यहाँ CO2 है तो यहाँ भी तो CO2 होगी। इसी नाते यहाँ ग्लूकोज नहीं आया है, ग्लूकोज भी तो आया है, तो अगर यहाँ ग्लूकोज होगा तो यहाँ भी ग्लूकोज होगा। इसी नाते टिश्यू फ्लूइड में जितनी चीजें होंगी वो सब हमको कहाँ मिलेंगे? लिम्फ में। इसी नाते लिम्फ कैरियर है किसका? न्यूट्रिएंट का और किसका? हार्मोन का। लिम्फ का असली काम क्या है? तो असली काम यह है कि टिश्यू फ्लूइड को यहां से उठाओ और कहां डाल दो? ब्लड में डाल दो। ठीक है। अब लेकिन कहा गया सिस्टम बन गया है तो इसका एक फायदा उठा लिया जाए। तो लिम्फेटिक सिस्टम का एक फायदा उठाया गया है। जगह नहीं बची, इधर लिख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन पे पाई जाती हैं क्या? विलाई। और विलाई में पाई जाती हैं लिम्फ वेसल। लिम्फ वेसल जो विलाई में है इनको कहते हैं क्या? लैक्टियल। और यही एब्जार्ब होता है क्या? यही एब्जार्ब होती है फैट। तो ध्यान से सुनिएगा, लिम्फ या लिम्फ वेसल का क्या इस्तेमाल कर लिया गया? तो आप कहोगे फैट एब्जार्ब करेंगे किसमें? लैक्टियल। लैक्टियल है क्या? लिम्फ वेसल। कहाँ? विलाई। कहाँ? स्मॉल इंटेस्टाइन, या कह सकते हो सिंपली कहाँ? इंटेस्टाइन। एक बार पढ़ लो फिर पढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और जरा सुन लो फिर लिखना पढ़ना। ट्रेन की यात्रा किए हो? ट्रेन की लंबी यात्रा 5, 6, 7, 8 घंटे की जब अगर यात्रा करते हैं तो क्या होता है कि आपके पैरों में सूजन आ जाती है। मतलब कभी ऑब्जर्व किया? ऑब्जर्व करिएगा। कैसे पता चलेगा कि सूजन आ गई? तो आप ही के जूते आप ही के पैर में फिट नहीं होंगे, लगेगा दूसरे के जूते हैं। क्या समस्या होती वो देखिए। अब देखिएगा क्या है, यहां रखा है हार्ट, इसने पंप किया, ब्लड चला गया कहाँ? लोअर लिम्ब में। लोअर लिम्ब में लीक करेगा कि नहीं लीक करेगा? वहां भी लीक करेगा। लीक करने के बाद वहां भी लिम्फ बनेगा। अच्छा, लिम्फ नीचे से ऊपर आएगा ना? लिम्फ नीचे से ऊपर आएगा। कैसे नीचे से ऊपर आएगा? नीचे कोई पंप लगा है क्या? पंप तो लगा नहीं, तो लिम्फ नीचे से ऊपर आएगा कैसे? लिम्फेटिक वेसल के अंदर लिम्फ का फ्लो क्यों होता है? कैसे हो जाता है भाई? यहां पैरों पर तक तो जाएगा, वहां भी तो टिश्यू है, वहां से लिम्फ वापस नहीं आएगा।
तो ग्रेविटी के अगेंस्ट आना है, नीचे कुछ पंपिंग भी नहीं लगा है, तो आएगा कैसे? तो ध्यान से देखिएगा, हम लोगों की लोअर लिम्ब में पाई जाएंगी मसल। मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है उसी से लिम्फ का क्या होता है? फ्लो होता है। तो लिम्फ वेसल में लिम्फ का फ्लो कौन कराता है? मसल कॉन्ट्रैक्शन। और मसल कॉन्ट्रैक्शन कब होता है? जब हम चलते हैं। तो ट्रेन में क्या चलते रहते हो? ट्रेन में तो बैठे रहते हैं। तो देखो हो क्या रहा है, बैठे 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 बहुत सारा टिश्यू फ्लूइड क्या हो गया है? कलेक्ट हो गया है। बहुत सारा टिश्यू फ्लूइड कलेक्ट हो गया है और टिश्यू फ्लूइड फ्लो नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप बैठे हो। फिर आप स्टेशन पे उतरते हो, थोड़ा चलते फिरते हो, धीरे धीरे आपके पैरों की सूजन क्या होती है? ठीक हो जाती है। क्योंकि क्या फ्लो करने लगता है? लिम्फ फ्लो करने लगता है। तो ये एक लाइन बढ़ना है, लिम्फ वेसल में लिम्फ का फ्लो कैसे होता है? तो आंसर देंगे क्या? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन। किससे होता है? मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन से होता है। ये दो लाइन लिख लो, फिर पढ़ लो। कलर तो आरबीसी से आएगा ना, डब्ल्यूबीसी तो नहीं है, बहुत कम। डब्ल्यूबीसी तो होती है ब्लड में। अरे हाँ, लेकिन मिक्स तो है उसमें, तभी तो कलर है। शुरू करें। देखो बहुत स्पष्ट लिखा है, जब कभी ब्लड, एनसीईआरटी लिखी सब जगह तो नहीं, लेकिन कहीं कहीं बहुत बढ़िया लिखी है। जैसे ही ब्लड पास होता है किससे? कैपिलरी से। कहा? टिश्यू में। वैसे कुछ वाटर और क्या, स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस क्या करते हैं? मूव आउट कर जाते हैं उस जगह में जो कहाँ है? बिटवीन सेल ऑफ टिश्यू। लेकिन क्या रह जाता है? और ज्यादातर फॉर्म्ड एलिमेंट। ये फ्लूइड जो रिलीज होकर के बाहर आया है उसी का नाम, या उसी का नाम, इसका मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सेम है। किसके जैसा है? प्लाज्मा। ये काम क्या करता है? एक्सचेंज करता है न्यूट्रिएंट और गैसेज बिटवीन ब्लड एंड सेल, ऑलवेज अकर थ्रू दिस फ्लूइड। एक नेटवर्क ऑफ वेसल पाया जाएगा जिसका नाम, ये टिक कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, यही कलेक्ट करेगा दिस फ्लूइड। मतलब दिस का मतलब यही टिश्यू फ्लूइड, और इसको वापस ले जाएगा कहां? ये आया हुआ सवाल है, विच वन कलेक्ट टिश्यू फ्लूइड एंड ड्रेन बैक इनटू ब्लड। तो आंसर क्या देंगे? लिम्फेटिक सिस्टम। वो फ्लूइड जो लिम्फेटिक सिस्टम में होगा उसका नाम लिम्फ होगा। लिम्फ कैसा होता है? कलरलेस। इसमें क्या पाए जाएंगे? स्पेशल लिम्फोसाइट। किसके लिए रिस्पांसिबल? इम्यून रिस्पांस। इसका इस्तेमाल और कैसे हो रहा है? न्यूट्रिएंट और हार्मोन के कैरियर। बस फैट एब्जॉर्ब करोगे कहाँ? उसी लिम्फ में जो कहाँ प्रेजेंट होगा? लैक्टियल। और लैक्टियल कहाँ प्रेजेंट होंगे? इंटेस्टाइनल विलाई। सर्कुलेटरी पाथवे। हमारे साथ ही लिखते चलेंगे, जहां समझना होगा हम रोकेंगे, सुनते चलेंगे, लिखते चलेंगे। सर्कुलेटरी पाथवे।
हेडिंग डालें सर्कुलेटरी पाथवे, बड़ा चैप्टर है, मिनिमम 5 लेक्चर इसमें लगते हैं, इससे कम में होते नहीं है। इधर देखिए, जो सर्कुलेशन है वो 2 प्रकार का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेशन, लिखते चलेंगे भी बताएंगे, जहां रुकना होगा वहां रोकेंगे। और एक होता है क्लोज सर्कुलेशन। सिर्फ ये 100 शब्द याद रखने हैं कि ओपन का मतलब क्या है और क्लोज का मतलब क्या है। तो देखो मतलब क्या है, इसमें हार्ट के द्वारा पंप किया गया जो ब्लड है वो एक ओपन स्पेस में चला जाता है, जिसको साइनस कहते हैं। और इसमें हार्ट के द्वारा पंप किया गया ब्लड नेटवर्क ऑफ वेसल में रहता है। कहाँ रहता है? नेटवर्क ऑफ वेसल में। तो नेटवर्क ऑफ वेसल में घूमता रहेगा, डायग्राम से समझ में आएगा। ये मान लेते हैं हार्ट है, हार्ट ने ब्लड को पंप किया, ये घूम के फिर यहां आ गया, ये नेटवर्क ऑफ वेसल है। और हार्ट ने ब्लड को पंप किया और ये ओपन स्पेस में चला जाए तो ये ओपन है। तो अगर ओपन स्पेस में चला जाए तो ओपन, और उसी में घूमता रहे तो क्लोज। तो बड़ा बेहतर कौन है? क्यों बेहतर है? तो ध्यान से सुनो, जब नेटवर्क में रहेगा तो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करोगे या डायलेट करोगे तो प्रेशर रेगुलेट करोगे, और प्रेशर से ब्लड फ्लो नहीं रेगुलेट हो जाएगा। तो जो क्लोज सर्कुलेशन है वो एडवांस है। क्यों? क्योंकि जो ब्लड फ्लो है वो हम क्या कर सकते हैं? रेगुलेट। सिर्फ एग्जाम्पल याद रखने हैं, ओपन के एग्जाम्पल और क्लोज के एग्जाम्पल। बताओ भैया ओपन के एग्जाम्पल। तो अब एनिमल किंगडम में चले जाएंगे, एनिमल किंगडम ही लिखने लगे हैं। ओपन के एग्जाम्पल आर्थ्रोपोडा मोलस्का, ये यहां लिखा है, लेकिन एनिमल किंगडम में जाओगे तो और मिल जाएंगे। तो आर्थ्रोपोडा मोलस्का के अलावा इकाइनोडर्मेटा भी इसी में है। सबसे काम की बात ये भी यही है, ये एनिमल किंगडम में लिखा है हेमिकार्डेटा। ठीक, अब इधर आ जाओ, क्लोज में बेटा कौन है? एनिलिडा और कार्डेटा। ठीक, एनिलिडा और कार्डेटा। अब उसके बाद सबसे खास बात है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन देखो, अब रुक जाओ, लिखो नहीं, 1 मिनट देख लो जरा। आर्थ्रोपोडा मोलस्का और ये सब लोग किस में आते हैं? ओपन में आते हैं। मोलस्का के 2 मेंबर हैं जो क्लोज में आते हैं, तो उन मोलस्कन का नाम बताओ जो क्लोज में आते हैं। तो हैं सीपिया और ऑक्टोपस। स्पेशली 2 नाम याद रखेंगे, हैं तो बहुत सारे। ये किस में आएंगे? मोलस्कन है, लेकिन कैसे हैं? क्लोज सर्कुलेशन है। अच्छा, एक और एक्सेप्शन है, रुक जाओ, लिखो नहीं। एनिलिडा किस में आता है? क्लोज में। उस एनिलिड का नाम बताओ जो ओपन में आता है। तो आंसर देंगे लीच। वेरी गुड। तो ये एक और एक्सेप्शन मिल गया, कौन सा? लीच। ये क्या है? ये एनिलिड है विद ओपन। अब लिख लो,
ओपन का मतलब क्या है? जब हार्ट के द्वारा पंप किया गया ब्लड ओपन स्पेस में रहे तो नाम ओपन स्पेस में चला जाए तो नाम ओपन, और अगर क्लोज नेटवर्क में ही घूमता रहे तो क्लोज। क्लोज नेटवर्क में रहेगा तो बढ़िया रेगुलेट भी तो कर सकते हो। तो किसका ब्लड फ्लो रेगुलेट होगा? क्लोज का। तो एडवांस कौन है? क्लोज वाला है। अब है हार्ट चैम्बर। एनसीईआरटी के इसी एक हेडिंग में 3 छोटे छोटे पैराग्राफ हैं। शुरू करें। चलिए हमारे साथ ही लिखेंगे हार्ट चैम्बर। तो पहला सवाल तो यही है कि जितने वर्टिब्रेट हैं उन सब में क्या है? तो उन सब में है मस्कुलर चैम्बर हार्ट। मस्कुलर चैम्बर हार्ट। एक क्वेश्चन, कौन कौन से वर्टिब्रेट हैं बेटा? तो यही तो हैं। एक कौन सा है? फिश, एक एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड, और कौन सा? मैमल। फिश में कितने चैम्बर? तो कहोगे 2 चैम्बर इन हार्ट। तो 2 चैम्बर बनाओगे कैसे? तो एक है क्या? एट्रियम, और एक ही क्या है? वेंट्रिकल। लिखते चलें। एम्फीबिया और रेप्टाइल, तीन चैम्बर इन हार्ट। बताओ भैया 3 चैम्बर। तो 3 चैम्बर ऐसे होंगे। 2 क्या होंगे? एट्रियम, और एक क्या होगा? वेंट्रिकल। बस एक्सेप्शन है, तो एक्सेप्शन अलग से याद रखेंगे। एक्सेप्शन क्या है? क्रोकोडाइल, जो कि है क्या? रेप्टाइल है, लेकिन 4 चैम्बर है। बर्ड और मैमल वर्टिब्रेट 4 चैम्बर हार्ट। तो 4 चैम्बर बनाओगे कैसे? तो 2 क्या होंगे? एट्रियम, और 2 ही क्या होंगे? वेंट्रिकल। एक स्पेशल चीज याद रखेंगे, नोट। काकरोच को जानते हो? ऐसा कह रहे हो जैसे अगर रोज मुलाकात होती है। काकरोच के पास हार्ट है? कहोगे हाँ। कितना? 13 चैम्बर हार्ट। ये स्पेशल हार्ट है। हार्ट का है, इनके पास ट्यूब है एक 13 चैम्बर की, है ना। तो इस बार काकरोच पढ़ेंगे हम लोग। इस बार एग्जामिनर ने धोखा दे दिया, काकरोच से एक भी सवाल नहीं पूछा, और 3 क्वेश्चन कहां से पूछ लिया? फ्राक के। एक पिछली बार का पूछ लिया जो नहीं पूछ पाया था, है ना। पिछली बार 3 क्वेश्चन काकरोच से आए थे, इस बार 3 फ्राक से आ गए।
तो पिछली बार की भी कसर ले ली गई। इस बार स्ट्रक्चरल से कुल 4 क्वेश्चन आए, जिसमें 3 तो फ्राक से आ गए। तो कॉकरोच पढ़ लेंगे, बस अर्थवर्म से प्रॉपर दूरी बनाए हैं, उससे सवाल नहीं पूछ रहे हैं, सिलेबस में नहीं है अर्थवर्म। और इंसेक्ट के बगल में फ्राग लिखा है, तय नहीं कर पाए अभी तक कि इंसेक्ट फ्राग है कि फ्राग इंसेक्ट है, हैं? कोई बात नहीं, पढ़ लिया जाएगा कॉकरोच भी। लिख लिया। अब हमको सर्कुलेटरी पाथवे देखने हैं। 3 पाथवे होते हैं, शुरू करें। शुरू करें। लिखो साथी में। अब रियल में आए हैं, सर्कुलेटरी पाथवे। तो किसके किसके? एक है फिश, एक है एम्फीबिया, एक है रेप्टाइल, एक है बर्ड और एक है मैमल। फिश का सिंगल सर्कुलेशन, एम्फीबिया रेप्टाइल का इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन, और इनका डबल सर्कुलेशन। इस जगह एनसीईआरटी ने क्या किया है कि थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बता दिया है, फिर डिटेल में हमको ये पढ़ना है। ये हेडिंग फ्रेश अलग से मिलेगी, डबल सर्कुलेशन। तो अभी लिख लो, फिर हमको समझना है कि कब सिंगल कहेंगे, कब हम इनकम्प्लीट डबल कहेंगे और कब डबल कहेंगे। कुछ तो अंतर होता होगा। तो पहली हेडिंग डालेंगे सिंगल सर्कुलेशन इन फिश। 2 क्वेश्चन है केवल उसमें। वो चारों यहीं लिख लो, पीछे ये लिख लो यहीं पर। शुरू करें। सिंगल किसमें और इनकम्प्लीट डबल किसमें? एम्फीबिया और रेप्टाइल, एक्सेप्ट छोड़ देना किसको? क्रोकोडाइल को। और डबल किसमें? बर्ड। और तो सिस्टम ऐसे है जिसमें 2 चैम्बर है उसमें सिंगल, और जिसमें 3 चैम्बर है उसमें इनकम्प्लीट डबल, और जिसमें 4 चैम्बर है उसमें डबल। बढ़ाएं। देख लो जरा बेटा, लिखना नहीं है अभी। सिंगल सर्कुलेशन फिश में कैसे देखो, तो मान लेते हैं कि ये फिश का हार्ट है। फिश के हार्ट में पहले से ही पता है कि एक क्या होगा? एट्रियम, और एक ही क्या होगा? वेंट्रिकल। किसी भी दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसकी जो बॉडी टिश्यू, अभी कुछ लिखना नहीं, कुछ सुन लेना, तीनों डायग्राम बढ़ा देंगे फिर एक साथ लिख लीजिएगा। दुनिया का कोई भी ऑर्गेनिज्म हो, उसके जो बॉडी टिश्यू होते हैं वो O2 यूज करते हैं। तो बॉडी टिश्यू से जब ब्लड निकलेगा तो उसमें O2 क्या होगी? कम, और उसको कहोगे क्या? डीऑक्सीजनेटेड। तो देखो इसका जो बॉडी है, इसकी जो बॉडी है, वहां से जो ब्लड निकलेगा
वो कैसा होगा? तो बॉडी से जो ब्लड निकलेगा वो होगा डीऑक्सीजनेटेड। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले एट्रियम में जाएगा, फिर एट्रियम से वेंट्रिकल में जाएगा और फिर वेंट्रिकल से ये पंप हो जाएगा। कैसा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा कहाँ? तो इसके पास एक ऐसी जगह है जहां ऑक्सीजन मिलाई जाएगी, उसका नाम क्या है? गिल। ये प्लेस ऑफ ऑक्सीजनेशन है और यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहां से ऑक्सीजनेटेड ब्लड सीधे कहां सप्लाई हो जाएगा? बॉडी को। तो देखो बॉडी से ब्लड चला और घूम के फिर से कहां आ गया? बॉडी। एक ही तो पाथवे दिख रहा है, अब एक ही पाथवे दिख रहा है तो ये क्या है? ये सिंगल सर्कुलेशन है। तो फिश में सिंगल सर्कुलेशन है क्योंकि एक ही पाथवे है। एक क्वेश्चन, एक आराम सवाल बता दीजिए, यहां जो हार्ट है वो कैसा ब्लड पंप कर रहा? बस तो हार्ट केवल कैसा ब्लड पंप करेगा? पंप ओनली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। एक और क्वेश्चन, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में पाया जाता है कि वेन में? लिखो नहीं बेटा, सुनो, बाद में लिखना। सुनो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरी में पाया जाता है कि वेन में? वेन में पाया जाता है। इसी नाते डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वेनस ब्लड भी कहते हैं। कौन सा ब्लड? वेनस ब्लड। तो अब बताओ हार्ट के अंदर वेनस ब्लड है कि आर्टीरियल ब्लड है? वेनस। इसी नाते इस हार्ट को कहा जाता है वेनस हार्ट। ये भी एक अच्छा सवाल है। फिश के हार्ट को क्या कहते हो? वेनस हार्ट कहते हो। जो ब्लड यहां कितने पाथवे हैं? तो कहोगे सिंगल पाथवे है। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? सिंगल सर्कुलेशन। ऑक्सीजनेशन कहां होगा? आंसर क्या देंगे? गिल पर। लिखो, फिश का हार्ट कैसा ब्लड रिसीव करेगा और कैसा ब्लड पंप करेगा? लेंगे भी वही, देंगे भी वही। बन गया बेटा? अब दूसरा देखो, दूसरा है इनकम्प्लीट डबल और डबल, दोनों कंपेयर में एक साथ पढ़ेंगे तभी समझ में आएंगे। लिखेंगे नहीं, केवल दिखेंगे। जैसे मान लेते हैं कि ये एम्फीबिया या रेप्टाइल का हार्ट है, तो आपको पहले से ही पता है कि ये 3 चैम्बर का होगा। तो ये बताओ कौन सा चैम्बर होगा? राइट एट्रियम। ये क्या होगा? लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या होगा? ये होगा वेंट्रिकल। ठीक। अब देखिए, हमने आपको पहले से ही बता रखा है कि जो बॉडी होगी बॉडी ऑक्सीजन को कंज्यूम करेगी। इसी नाते बॉडी से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो कहां चला जाएगा? राइट एट्रियम में। लेकिन इस पे प्लेस ऑफ ऑक्सीजनेशन भी है। कहां ऑक्सीजनेशन होता है बेटा? तो 3 जगह, या तो गिल में, या तो लंग्स में, और या तो कहां? स्किन। गिल, लंग्स और स्किन वो जगह है जहां से आता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड।
अब देखिएगा ये कौन सा ब्लड है, डीऑक्सीनेटेड, और ये कौन सा है। तो पहली लाइन एनसीईआरटी में से लिखी है कि राइट एट्रियम रिसीव डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी और लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम गिल्स या लंग्स या स्किन। ये दोनों ब्लड अपनी अपनी दिशा में जाएंगे, ये भी वेंट्रिकल में जाएगा और ये भी वेंट्रिकल में जाएगा। अब समस्या देखो क्या खड़ी होने वाली है, समस्या ये खड़ी होगी कि वेंट्रिकल में दोनों ब्लड आ गए हैं, ये कौन सा है डीऑक्सीजनेटेड और ये कौन सा है ऑक्सीजनेटेड। ये दोनों ब्लड क्या कर जाएंगे, मिक्स कर जाएंगे। कहां मिक्स होंगे, कहां मिक्स होंगे, वेंट्रिकल में। और अब ये मिक्स ब्लड ही पंप किया जाएगा, किसको, दोनों लोगों को। ये मिक्स ब्लड ही चला जाएगा बॉडी को और ये मिक्स ब्लड ही चला जाएगा गिल और स्किन। तो देखो एक पाथवे ये बन रहा है बॉडी और हार्ट के बीच, और एक बन रहा है हार्ट और गिल्स लंग्स के बीच। दो पाथवे तो बन रहे हैं, दो पाथवे बन रहे हैं, तो इसका नाम हम क्या कहेंगे, डबल सर्कुलेशन कहेंगे। लेकिन डबल है नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ क्या हो गई है, मिक्सिंग हो गई है। तो ये कैसा है, ये है इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन। किस मामले में इनकम्प्लीट है, बस बता दीजिए। एम्फीबिया और किसमें पाया जाएगा, रेप्टाइल। बताओ भैया क्या हो गया। तो दो प्रॉब्लम है, यहाँ ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो जाते हैं, कहाँ, वेंट्रिकल में। एक क्वेश्चन और बता दो, हार्ट कैसा ब्लड पंप करेगा, ऑक्सीजनेटेड कि डीऑक्सीजनेटेड। तो कहोगे नहीं, कैसा पंप करेगा, मिक्स। दो पाथवे में तो पंप करता है, लेकिन क्या हो जाती है, मिक्सिंग हो जाती है। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया, इनकम्प्लीट डबल। तो क्या कहोगे, हार्ट पंप कैसा ब्लड, मिक्स ब्लड इन टू पाथवे। मिक्स ना हुए होते तो इसका नाम क्या हो जाता, कंप्लीट डबल। मिक्स हो गए तो क्या हो गया, डबल। कैसा, इनकम्प्लीट। मिक्सिंग कहां होती है, मिक्सिंग ऑफ ब्लड कहां होती है, वेंट्रिकल। लिख लीजिए। आराम से बताएं, फिश का हार्ट कैसा ब्लड पंप किया, और एम्फीबिया का हार्ट मिक्स, और रेप्टाइल का हार्ट मिक्स। क्यों, क्योंकि वेंट्रिकल में सेप्टम नहीं है, दोनों ब्लड आपस में मिक्स हो जाते हैं। यहां क्या होगा बेटा, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि फ्राग में तो गिल है नहीं, तो सर गिल काहे लिखे पड़े हैं। तो ये भैया एम्फीबिया लिखा यहाँ, कुछ एम्फीबिया में क्या मिलते हैं, गिल्स मिलते हैं। तो क्लियर, क्या हार्ट कैसा ब्लड रिसीव किया, तो कहोगे दोनों रिसीव किया, ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड। लेकिन पंप कैसा किया, मिक्स। मिक्स ना होता तो क्या हो जाता, ये डबल हो जाता। तो देखो हम लोगों को कैसे डबल हो जाएगा, बढ़े आगे।
तो टेस्ट की तैयारी शुरू करें, चैप्टर रिवाइज कर डालें, उसके सारे सवाल लगा डालें, कुछ डाउट हो तो पूछ लें, है ना, क्वेश्चन भी सब लगा डालें, बिल्कुल पक्का कर लीजिए। बढ़े बेटा आगे। छूट तो नहीं गया? देखो इधर देखिए, ये मान लेते हैं कि हम लोगों का हार्ट है, तो पहले से ही पता कितने चैम्बर हैं? 4 चैम्बर हैं। ये बताओ कौन सा है? ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? इधर लिख लेते हैं राइट वेंट्रिकल, और ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। ये मान लेते हैं बॉडी है। पहले से ही पता है कि बॉडी से जो ब्लड निकलेगा वो कैसा होगा? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहाँ जाएगा? राइट एट्रियम से। कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल से। कहाँ जाएगा? से चला जाएगा ये लंग्स। लंग्स क्यों गया है? वहां लेना इसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देना, वहां से जो ब्लड चलेगा वो कैसा होगा? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां आएगा? तो ये कैसा ब्लड है? ऑक्सीजनेटेड। कहां गया? लेफ्ट एट्रियम से। कहां गया? लेफ्ट वेंट्रिकल। और लेफ्ट वेंट्रिकल उसको पंप कर देगा। कहां? बॉडी। इसमें कौन सा ब्लड है और इसमें कौन सा है? तो अगर आप स्पष्ट देखेंगे तो एक पाथवे ये दिख रहा है हार्ट और बॉडी के बीच, और एक पाथवे ये भी तो दिख रहा है हार्ट और लंग। इसको ऐसे समझो, ये है बॉडी, ये है हार्ट और ये है लंग्स। देखो ऐसे पाथवे चलता है, बॉडी से गए, हार्ट से गए लंग्स, और लंग से आए हार्ट से बॉडी। ये 2 पाथवे बन गए। इसी नाते इसका नाम क्या है? डबल सर्कुलेशन। यहां 2 बिल्कुल स्पष्ट हैं, कहीं कोई मिक्सिंग है, कहीं कोई मिक्सिंग नहीं है। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ गया? डबल सर्कुलेशन। तो डबल सर्कुलेशन की खास बात क्या है? तो खास बात है कि हार्ट पंप करेगा किसको? ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन बिल्कुल 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे। अलग अलग पाथवे में पंप कर देंगे, इसी नाते इसका नाम क्या हुआ है? डबल सर्कुलेशन। क्या मिक्सिंग होती है? नो, विदाउट मिक्सिंग। 2 पाथवे तो एम्फीबिया में भी हैं, बस वहां क्या हो गई है? मिक्सिंग। लेकिन यहां मिक्सिंग नहीं हुई है। सही है। देखो अब पूरा एक साथ पढ़ लेते हैं। सर्कुलेटरी पैटर्न 2 टाइप के होते हैं, ओपन और क्लोज।
ओपन का मतलब है किसमें है, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का, जिसमें ब्लड जब हार्ट के द्वारा पंप किया जाएगा तो पहले तो बड़ी वेसल में जाएगा, लेकिन आखिरी में ओपन स्पेस या बॉडी कैविटी क्या कहोगे, साइनस में पहुंच जाएगा। लेकिन एलिडा और कार्डेटा में देखोगे तो क्लोज सिस्टम मिलेगा, इसमें ब्लड जब पंप होगा हार्ट के द्वारा तो ये सर्कुलेट होता रहेगा किसमें, नेटवर्क ऑफ वेसल। दिस पैटर्न को कहा जाता है मोर एडवांटेजियस। क्यों? क्योंकि हम क्या कर सकते हैं, फ्लो ऑफ ब्लड को हम लोग प्रिसाइजली रेगुलेट कर सकते हैं। सभी वर्टिब्रेट में क्या है, मस्कुलर चैम्बर हार्ट है। फिश में 2 चैम्बर हैं, एक एट्रियम और एक वेंट्रिकल। एम्फीबिया में बस किस और रेप्टाइल में किसको छोड़ के 3 चैम्बर का हार्ट है, तो 2 एट्रिया 1 वेंट्रिकल। क्रोकोडाइल में, बर्ड में, मैमल में क्या है, 4 चैम्बर हार्ट, तो 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल। बस यहां से शुरू होता है सर्कुलेशन, इस जगह से। इन फिश हार्ट पंप आउट कैसा, याद रखिएगा, जबकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड कौन करेगा, गिल, सीधे सप्लाई हो जाएगा किसको, और वहां से क्या निकलेगा, वापस कहाँ आ जाएगा, हार्ट। क्या कहोगे, सिंगल, खत्म। अब यहां से फिर नई कहानी। एम्फीबिया हो या रेप्टाइल हो, लेफ्ट एट्रियम क्या रिसीव करेगा, कहां से, जबकि राइट क्या रिसीव करेगा, कहां से, बॉडी से। और ये दोनों कहां, वेंट्रिकल में, जो पंप करेगा कैसा, ये स्पेशल है। और इसी चक्कर में इसका नाम क्या पड़ गया। लेकिन बर्ड और मैमल में जाओ तो ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड अलग अलग आएंगे। ऑक्सीजनेटेड किस में आएगा, लेफ्ट एट्रियम, और डी वाला किस में आएगा, राइट एट्रिया। और फिर ये जाएंगे किस में, वेंट्रिकल, लेफ्ट वाला लेफ्ट में, राइट वाला राइट में। वेंट्रिकल पंप करेगा, क्या लिखा है, विदाउट मिक्सिंग इन टू सेपरेट पाथवे इन ऑर्गेनिज्म। इसी नाते इसका नाम क्या पड़ जाएगा, डबल। अब हम लोग डिटेल में क्या पढ़ेंगे, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे। ठीक है, शाम को आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा, इसका लेक्चर भी मिल जाएगा, और शाम को टेस्ट पेपर। सारे टेस्ट पेपर पढ़े हैं, बीच बीच में दोबारा रिवाइज करते रहिए। बस आज इतना ही।